नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेट एकेडमी एमएस में एक बार फिर से स्वागत है। आपने थंबनेल देखकर पता ही कर लिया होगा कि आज हम यूपी टेट इंग्लिश सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। आपने इससे पहले देखा होगा कि हमने हिंदी सिलेबस के बारे में चर्चा की, मैथ के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब चर्चा कर रहे हैं यूपी टेट के इंग्लिश सिलेबस के बारे में। आप देखिएगा कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ये लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि जब भी यूपी टेट का पेपर आप देंगे तो उसमें जो प्राइमरी सेक्शन में तो लैंग्वेज सेकंड में आता है, या तो आप इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर संस्कृत। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे प्राइमरी, जूनियर यानी कि कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 तथा सीटेट में जो पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। अतः यह आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तथा अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो यूपी टेट प्राइमरी, जूनियर और सीटेट तथा सुपर टेट सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। चलो अब हम शुरुआत करते हैं विषय वस्तु में। जो इसका ऑफिशियल सिलेबस है वो ये है। जैसे सबसे पहले अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब आपको एक पैसेज दिया होगा, उसको आपको पढ़कर उन क्वेश्चन का आंसरिंग करना होगा। ये 5 क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो ये समझिए कि आपको बहुत ही आसानी से नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद आता है द सेंटेंस। ये प्राइमरी सेक्शन पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें देखो कोई भी उसका सेंटेंस का क्या भाग होता है, उसके 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। आपने ये जो भी इंग्लिश में चीज़ें पूछी जाती हैं बेसिक नॉलेज है, आपने अभी तक पढ़ा है, सिर्फ आपको एक बार देखना है। आपको आता सब कुछ है, बस आपको एक बार क्या करना है कि एक बार देखना है, उसका रिवीजन करना है और उसको एक सीक्वेंस वे में पढ़ लेना है जो। ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। पता है होगा आपको, आपने शुरू से पढ़ा होगा, आपने कक्षा 5 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन। आपने पढ़े होंगे प्रपोजिशन का उपयोग कैसे होते हैं, कंजक्शन कहाँ यूज होता है, वर्ब क्या होती है किसी सेंटेंस में, एडजेक्टिव क्या होती है यानी कि एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण क्या होती है, क्रिया क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं टेंसेस, जो कि आप शुरू से पढ़ते आए। उसके बाद आते हैं जैसे आर्टिकल्स, जैसे ए, एन, दी। ठीक है। उसके बाद आते हैं पंक्चुएशन का उपयोग कैसे करना है, और फिर आता है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द का निर्माण आप कैसे करें। फिर आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव तो आपने शुरू से लगाए होंगे, 9th में भी, 8th में, हाई स्कूल में। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल मतलब बहुत, बहुत से। फिर आता है जेंडर। जेंडर मतलब लिंग, मेल या फीमेल। तो इसका सिलेबस ज़्यादा विस्तृत नहीं है। अगर आप सही से थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो आप इंग्लिश में ये समझिए कि थोड़ा भी पढ़ने पर आपको 25-26 नंबर आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पेडागॉजी के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, यूपी टेट में, सी टेट में थोड़े ज़्यादा आते हैं। उसमें लगभग आधे क्वेश्चन पेडागॉजी से होते हैं। अब देखिए, जब इतनी आपकी तैयारी प्राइमरी सेक्शन के लिए हो गई, जो बीटीसी वाले हैं वो दोनों देते हैं प्राइमरी और जूनियर, तो जूनियर में आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है और थोड़ा एक्स्ट्रा इससे क्या पढ़ना है, मैंने कहा है सरप्लस, मीन्स इससे जो एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है। सरप्लस में क्या है, जैसे उसमें है नाउन है तो इसमें क्या है, नाउन पढ़ना है आपको, और नाउन के काइंड्स भी पढ़ने कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कोई वर्ड दिया होगा कि इसमें कौन सा नाउन है। ठीक है। ऐसे ही प्रोनाउन में कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है। ऐसे ही वर्ब में कि इसमें जो वर्ब है वो कैसी है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है। उसके बाद आते हैं एडवर्ब, मीन्स क्रिया विशेषण। तो इसके भी क्या कितने काइंड्स होते हैं, यानी कि एडवर्ब कितने टाइप्स की होती है। प्रपोजिशन कौन सा है, प्रपोजिशन दिया होगा कि जैसे ये प्रपोजिशन आपको दिया है, पूछा जाएगा कि ये कौन सा प्रपोजिशन है, उसके भी काफ़ी काइंड्स हैं। कंजक्शन,
कंजंक्शन मीन्स संयोजक के रूप में, ठीक है, एंड इट्स काइंड्स। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इंटरजेक्शन, इसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है उससे। उसके बाद एडजेक्टिव्स, ये सभी प्राइमरी में थे, बस इसमें क्या है कि इसके काइंड्स को भी थोड़ा डीपली में पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो क्लास 6 से 8 का है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है आपको। और एडजेक्टिव की डिग्री कौन सी डिग्री है, ठीक है। उसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस कौन होते हैं, नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होते हैं, ठीक है। फिर आगे जैसे इसमें जेंडर ही खाली था तो इसमें और डिफाइन किया है कि मैस्कुलिन जेंडर कौन होते हैं, फेमिनिन जेंडर कौन होते हैं। थोड़ा मतलब उससे और थोड़ा गहराई में पढ़ना है, थोड़ा और विस्तृत रूप से पढ़ना है, क्योंकि ये उच्च क्लास में के आप शिक्षक अगर बनोगे तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा उसमें सिलेबस विस्तृत है प्राइमरी की अपेक्षा। उसके बाद आते हैं सफिक्स विद रूट वर्ड्स। जो रूट वर्ड्स होते हैं उसमें जो सफिक्स क्या लगा दें, जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे हो गया कि हैवी है या कोई भी है, उसमें प्रीफिक्स मतलब पहले वर्ड लगाने पे क्या होता है, ऐसे सफिक्स में उसमें लगाने पर क्या हो जाएगा, जैसे सफिक्स में क्या लगा दें, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रेजल वर्ब, आपने पढ़े भी होंगे। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, यानी कि वाक्यांश क्रिया क्या होती है, मतलब ये एक वाक्य, ये एक शब्दों का समूह होता है जो कि एक कोई निश्चित अर्थ, आपको कोई अर्थ निकाल रहा होगा, परंतु इनकी जो महत्ता होती है वो पूरे समूह में होती है, उन शब्दों के समूह में। इसको कहते हैं जैसे उनका कोई एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे ये अर्थ है उनका, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि यूज ऑफ समबडी का कहाँ प्रयोग करते हैं, नोबडी का कहाँ यूज करते हैं, और एनीबडी का कहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद आता है नरेशन, आपने नरेशन पढ़े ही होंगे, ठीक है, नहीं तो उसको पढ़ाया जाएगा विस्तृत रूप में। एंटोनिम्स जानते ही हैं आप लोग, मतलब विलोम शब्द क्या है, इनको भी पढ़ना है। और सिनोनिम्स आपने थंबनेल में भी देखा है, आपको ट्रिक्स कैसे याद करना है, तो उनको आपको दिखाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको पढ़ाए जाएंगे, उसको थोड़ा ट्रिक से सिखाया जाएगा। और उसका उनको आप थोड़ा सा अगर सही से 1 बार 2-3 बार पढ़ लेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यूज ऑफ होमोफोन। यूज ऑफ होमोफोन्स क्या है, उनका प्रयोग कहाँ होता है होमोफोन्स का। उसके बाद आता है यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद आता है साइलेंट लेटर इन वर्ड्स, जैसे किसी में साइलेंट होता है, जैसे साइकोलॉजी हो गया, तो साइकोलॉजी में क्या है कि पी साइलेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो लेटर होते हैं वो कुछ साइलेंट होते हैं, उस पर। अब हमने ये आपको पेडागोगी बताई है, इसको आपको पढ़ना है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी यूपी टेट में भी काम आएगी, आपके सीटेट में बहुत ज़्यादा काम आएगी। यूपी टेट प्राइमरी जूनियर में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 2 से 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि पेडागोगी को बस पढ़ें, क्योंकि आपके लिए सीटेट में भी काम आएगी है, ठीक है। जैसे सीटेट के अलावा अगर आप बिहार टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं, अभी देखा था जो बीपीएससी ने कराया था, बिहार लोक सेवा आयोग ने, उसमें भी काम आएगी। उसमें क्या है कि लर्निंग एंड एक्विजिशन, देखो पेडागोगी में क्या है कि आपका हो गया लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कि अधिगम और अधिग्रहण। उसके बाद आता है नेचर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की क्या प्रकृति है। उसके बाद आता है एम प्रिंसिपल, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, यानी कि क्या भाषा का उद्देश्य है, भाषा के क्या सिद्धांत हैं और आपको किन किन सिद्धांतों से आपको पढ़ाना चाहिए। और उसके बाद आता है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल क्या है, यानी कि बहुभाषाविद सिद्धांत क्या हैं। उसके बाद है कि रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या रोल है लैंग्वेज में, यानी कि आपका सुनने और बोलने का क्या रोल है या क्या भूमिका है। उसके बाद आता है कि लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ क्या है, यानी कि भाषा में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। बहुत सी कठिनाइयाँ बच्चों को आती हैं जब बच्चा एक हिंदी भाषा जो बोलता है, हिंदी भाषा उसने अभी तक सुनी है, हिंदी भाषी माहौल में रहा है, जब वो इंग्लिश क्षेत्र में आता है तो उसे हर चीज़ एक नई लगती है। जैसे हम कोई नई भाषा अगर आज सीखें, जैसे अगर हम कोई जापानी भाषा सीखते हैं तो हमें वह एक बहुत ही हम अचंभित होंगे, उन शब्दों को नहीं सुना होगा, तो उनके लिए वो कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को आपको समझना है। फिर लैंग्वेज का स्किल क्या है, यानी कि भाषा का कौशल क्या है।
उसके बाद आता है रीडिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो पढ़ने में क्या 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 गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है TLM, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपने VTC या B.Ed में भी देखा होगा कि TLM का कैसे यूज़ करते हैं पढ़ाने के दौरान। यानी कि कुछ ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ हो जिससे बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट हो, बच्चों को अच्छा लगे, और TLM मोस्टली ऐसा होना चाहिए जो कि व्यवहारिक हो, आपने स्वयं बनाया हो, उन्हीं चीज़ों से बनाया हो, खुद से हैंडमेड हो, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन, यानी कि आप मूल्यांकन कैसे करते हैं। उसके बाद होता है रेमेडियल। मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी भी समस्या को, अगर जैसे बच्चे को पता है उसको समस्या क्या है, पहले ये पता करो बच्चों को कहाँ कहाँ समस्या आ रही। अगर जहाँ जहाँ समस्या आ रही है उन समस्याओं को आपने पता कर लिया, फिर आप क्या करें, रेमेडियल मेथड द्वारा उनका उपचार कर दें, यानी कि उपचारात्मक विधि द्वारा उनका क्या करें, उपचार कर दें। लास्ट आता है कॉमन एरर्स, यानी कि सामान्य त्रुटियाँ जो होती हैं। आपको क्या करना है कि उन सामान्य त्रुटियों को रेमेडियल मेथड द्वारा आपको क्या करना है, उन समस्याओं को, उन एरर्स को क्या करना है, सुधारवाना है, उन त्रुटियों को समाप्त करना है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।